हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में हैदराबाद का विलय, हैदराबाद देसी रियासत उस समय का जब हमारी देश आज़ाद हुई थी और आज़ादी के बाद का यह कार्यक्रम है जिस समय देसी रियासत को विलय किया जा रहा था। उसमें 3 देसी रियासत ऐसे थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। यह अभी तक के इस समय तक अभी किसी भी पार्ट में मतलब कि इंडिया या पाकिस्तान में किसी तरह का यहाँ पर विलय यहाँ पर देखा जाए तो नहीं हुआ था। तो यहाँ पर 3 ऐसे थे यानी कि देसी रियासत जिसमें हैदराबाद का विलय क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, इनसे संबंधित हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए तो हैदराबाद आप देख रहे हैं इस मैप में। तो हैदराबाद के चारों तरफ हमारा क्या है, इंडिया का पार्ट है और इंडिया के पार्ट के बीच में यह हैदराबाद है। और यह कितना यह ज़रूरी था यानी कि एक सामरिक दृष्टि से भी देखें तो कितना ज़रूरी था हमारे भारतीय संघ में इसको सम्मिलित होने का या विलय होने का। और इस तरह से देखा जाए तो इसकी स्वामी भक्ति जो होती थी पाकिस्तान की तरफ होती थी, तो फिर यह काफ़ी ही इससे परेशानियां आगे बढ़ने वाली थी। इसलिए यहाँ पर हैदराबाद को किसी न किसी कंडीशन में इसको विलय पत्र के द्वारा या आप कहेंगे तो विलय के माध्यम से यहाँ पर भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो आते हैं देखते हैं क्या क्या फैक्ट इसका होता है। सबसे पहले देखें तो हैदराबाद रियासत की स्थिति, सबसे पहले हम हैदराबाद रियासत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हमारा पहला फैक्ट है कि भारत की सबसे बड़ी रियासत थी यह। भारत की जितने भी 565 रियासतों में देखा जाए तो हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। आप इसमें देखेंगे इस हैदराबाद का जब विलय किया जाता है तो भाषा के आधार पर इसका 3 पार्ट किया जाता है और यह तीनों पार्ट अपने आप में सब बड़े बड़े हैं और सबको अगर मिलाकर हैदराबाद बना हुआ था तो अपने आप में सबसे विशाल यह रियासत थी। फिर उसके बाद है कि यह चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यह चारों ओर से क्या है, भारतीय भूभाग से क्या है, घिरी हुई थी। हम इसको इसलिए बता रहे हैं यह चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई है और यह एक छोटा सा प्रदेश अगर मान लेते हैं कि इसकी स्वामी भक्ति अगर पाकिस्तान की तरफ होता है तो फिर इसके आसपास के माहौल के लिए यह कितना प्रभावित कर सकता है। इसी से यह मतलब कि काफ़ी ये प्रासंगिक हो जाता है हैदराबाद को भारत संघ में विलय कराने का। नेक्स्ट है कि हैदराबाद रियासत की कुल आबादी में लगभग 85%, कितना प्रतिशत, 85% हिंदू थे। जैसे अगर देखें तो जूनागढ़ में कितना 80% हिंदू थे, तो हैदराबाद की कुल आबादी में यहाँ हिंदू कितने थे तो 85% थे। लेकिन यहाँ के हिंदू जो थे यह क्या थे, मतलब कि काफ़ी देखा जाए तो इनकी कोई एक अपना मतलब कि जैसे एक बड़े बड़े पोस्ट इनको नहीं मिलता था। यहाँ पर देखा जाए तो भेदभाव यहाँ पर इनके साथ किया जाता था, क्योंकि हैदराबाद में क्या था यानी कि मुस्लिम एक निजाम हुआ करता था और उसकी स्वामी भक्ति मुसलमानों के प्रति ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पर मात्र देखा जाए तो 15% मुसलमान होने के बावजूद भी यहाँ पर इस हिंदू के साथ यहाँ पर काफ़ी भेदभाव किया जाता था। यहाँ पर हिंदुओं को अगर देखें तो नौकरियों में या किसी तरह का पद होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर निम्न तबके का ही पद दिया जाता था, यानी कि उच्च तबके का जो पद होता था वह सिर्फ मुसलमानों के लिए होता था। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी इनके साथ भेदभाव किया जाता था और ज़रूरत पड़े तो हिंदुओं के साथ दमन चक्र भी अपनाया जाता था, मतलब उनको प्रताड़ित भी किया जाता था हर तरह से यहाँ पर देखा जाए। फिर उसके बाद है कि जबकि शेष मुस्लिम थी, यानी कि 85% हिंदू कला में शेष क्या थी, मुस्लिम थी, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे। ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन कौन थे तो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। उसके बाद है कि इस रियासत में ज़्यादातर टैक्स हिंदुओं से ही वसूला जाता था। हिंदू देखे तो यहाँ पर क्या है, किसान है, मजदूर हैं, ठीक। फिर देखें तो बिजनेसमैन है यहाँ पर, यानी कि व्यवसाय करने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता था। यहाँ का निजाम हिंदुओं से सबसे ज़्यादा टैक्स की वसूली करता था। और इस तरह से देखें तो इसकी यह क्या है, स्थिति है। और इस स्थिति के आधार पर नेक्स्ट जैसे हैदराबाद की राजनीतिक स्थिति क्या है, यहाँ की राजनीति प्रशासनिक स्थिति क्या है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो सबसे पहला है कि यहाँ का निजाम, कहाँ का निजाम, हैदराबाद का निजाम कौन था, मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान यहाँ का निजाम था। यहाँ का जो क्या था यानी कि मुख्य शासक हुआ करता था। फिर है कि यहाँ के निजाम का झुकाव पाकिस्तान की ओर था,
यह हमेशा पाकिस्तान की तरफ अपना पक्षपात करते रहता था। उसके बाद लेकिन बहुसंख्यक हिंदू जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। लेकिन बहुसंख्यक में क्या थे, यहाँ पर हिंदू जनता थी, 85% इनकी जनसंख्या थी, आबादी थी, और ये सब भारत संघ के साथ रहना चाहते थे। और इसमें अब यहाँ के नवाब यानी कि निजाम जो है पाकिस्तान की तरफ आकृष्ट हो रहा है, और यहाँ के जो हिंदू जनता है जो 80% का यहाँ पर देखे तो भाग में आते हैं, तो इस तरह से देखे तो इनकी स्वामी भक्ति किधर यानी कि भारत संघ की तरफ होती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह से यहाँ पर यानी कि देखा जाए तो काफ़ी विषमता यहाँ पर समाज की सोच में, समाज की रहन सहन में, समाज की अमीरी गरीबी में काफ़ी यहाँ पर विषमता नजर आ रही है। और इस तरह से देखे तो आगे प्रारंभ में पाकिस्तान ने हैदराबाद को क्या किया था, इस भ्रम में रखा कि वह मुसीबतों के समय उसका साथ देगा। पाकिस्तान जब एक राष्ट्र बना था तो वह हैदराबाद को यह दिलासा दिलाया था कि आप किसी भी कंडीशन में होंगे, यानी कि आपकी अगर बुरी मुसीबत आती है और भारतीय संघ के द्वारा या भारतीय सरकार के द्वारा अगर किया जाता है तो भारत के साथ रहने के बावजूद भी, यानी कि भारतीय परिवेश में रहने के बावजूद भी हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा वह नहीं होता है। यानी कि इसी भ्रम में यहाँ हैदराबाद का निजाम जी रहा था कि मेरे साथ है कौन, पाकिस्तान है। अगर कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो पाकिस्तान मुझे हर तरह से सहायता करेगा, मुझे मदद करेगा, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह अपने राज्य को यानी कि रियासत को स्वतंत्र करना चाहता था, यानी कि ना वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था और न ही भारत में। और मतलब स्वतंत्र होने का मतलब है कि इसकी स्वामी भक्ति फिर भी पाकिस्तान की तरफ ही होती थी, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम राज और वहाँ पर भी मुस्लिम राज। इस तरह से देखे तो यहाँ पर यह है। उसके बाद जब इस भ्रम में जी रहा था कि पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे सहायता करेगा, तो आगे चलकर देखिए तो पाकिस्तान के सहयोग एवं निजाम के आशीर्वाद से, मतलब कि इसके सहमति से, आशीर्वाद से राज्य के मुस्लिम राजाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार किया, भयंकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। कौन अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया? डायरेक्ट रूप से यहाँ पर निजाम इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसकी यहाँ पर सहमति होती है हिंदू जनता पर अत्याचार करने के लिए। तो इसमें अत्याचार कौन कर रहे हैं? मुस्लिम रजाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर क्या कर रही है, यानी कि वहाँ पर भयंकर अत्याचार कर रही है। तरह तरह के वहाँ पर दमन चक्र अपनाए जा रहे हैं उनके साथ। हर जगह देखे तो हिंदू एकदम त्रस्त हैं। और इस तरह के माहौल में अब भारत सरकार को लग रहा है कि नहीं, हिंदुओं की शोषण को रोकने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए हमको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और यहीं पर भारत सरकार की एंट्री होती है, प्रवेश होती है हैदराबाद राज्य में, जो कि आगे इसकी कहानी कुछ और है। जैसे हाँ, एक चीज और है इसमें, एक स्वतंत्र राज्य। हाँ, यहाँ पर है कि पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि वह मुसीबत के समय में उसका साथ देगा, लेकिन यहाँ पर है कि इसके परिणाम स्वरूप निजाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने का सपना संयोजने लगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। उसके बाद है कि निजाम का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना था। यह चाहता था कि दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित हो। उसके बाद 29 नवंबर 1947 को भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के मध्य 1 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता होता है। हैदराबाद के निजाम और भारतीय सरकार के मध्य 1 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता होता है। जिस तरह से वहाँ के राजाकारों ने वहाँ पर जिस तरह से अत्याचार कर रहा था, उसके हिसाब से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 वर्ष की समझौता होती है। इस समझौते के तहत 15 अगस्त 1947 की पहले की स्थिति को बनाए रखे जाने का तय किया जाता है। मतलब कि जिस तरह से 15 अगस्त 1947 के पहले जिस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई थी, हिंदू मुस्लिम सब वहाँ पर यानी कि आपसी मेलजोल से वहाँ पर रहते थे, तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर कायम करने के लिए यह समझौता किया जाता है कि अगले 1 साल तक, यानी कि आज़ादी के बाद, यानी कि इस डेट को देखें तो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 के बाद आगे देखें तो 1 साल तक यहाँ पर 15 अगस्त 1947 के पहले वाली स्थिति को कायम करने की बात यहाँ पर होती है। और इसी से संबंधित यहाँ पर समझौता किया जाता है। निजाम तो यहाँ पर उस समय मान लेता है, लेकिन आगे चलकर निजाम इसका उल्लंघन करता है, उस तरह की स्थिति को कायम हुआ नहीं रखता है। नेक्स्ट, जैसे लेकिन निजाम ने इस समझौते का पालन नहीं किया।
पाकिस्तान के सहयोग एवं निजाम के आशीर्वाद से राज्य के मुस्लिम रजाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट, एक बार मजलिस इत्तेहाक उल मुसलिमीन के अध्यक्ष एवं रजाकारों के नेता, जो हिंदू पर अत्याचार कर रहे थे और रजाकार एक संगठन था, उनके नेता कासिम रिजवी का यहाँ पर पर्सनालिटी एक आती है, नाम आता है। और इनके बारे में देखा जाए तो कौन थे कासिम रिजवी? तो इसने क्या किया था कि मजलिस इत्तेहाक उल मुसलिमीन के अध्यक्ष थे और इन्होंने एक बार ये कहा था, और खास करके देखा जाए तो यह रजाकारों के क्या थे, नेता भी थे। इन्होंने कहा था कि वह एक दिन संपूर्ण भारत पर, किसने कहा था? कासिम रिजवी ने कहा था कि वह एक बार संपूर्ण भारत पर विजय करके दिल्ली के लाल किले पर निजाम का आसफ जाही झंडा फहराएगा। मतलब कि कासिम रिजवी अपने आप को इस तरह से अपने आप को ये तोप समझने लगा कि यहाँ पर इनका ये वचन आता है कि एक दिन आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि संपूर्ण भारत का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, फिर पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी कि संपूर्ण भारत पर विजयी करके, यानी कि ये लोग क्या करेंगे, विजयी करेंगे और दिल्ली के लाल किला पर निजाम का असफजाही झंडा फहराएंगे। ठीक है, यह किसका स्टेटमेंट है? कासिम रिजवी का यह स्टेटमेंट है। इन्होंने एक बार ऐसा कहा था, जिसके बारे में हम देख सकते हैं इनकी निष्ठा क्या है, भारत संघ के साथ है या आपके क्या कहते हैं, पाकिस्तान के साथ है। अब एक बात और यहाँ पर आती है कि हैदराबाद का निजाम किस वंश से संबंधित था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आसफ जाही वंश से संबंधित था और इसी वंश की झंडा यहाँ पर यह फहराना चाहता था। कौन? कासिम रिजवी। नेक्स्ट है कि अब निजाम भारत के साथ विलय को लेकर सकारात्मक नहीं था। निजाम जो है भारत के साथ विलय को लेकर सकारात्मक नहीं था। वह तो दक्षिण भारत में एक मुस्लिम राज्य बनाना चाहता था और उसकी निष्ठा कहाँ थी? पाकिस्तान की तरफ थी। फिर उसके बाद साथ ही अपने सैन्य क्षमता में वृद्धि भी करने लगा। अपनी सैन्य क्षमता क्या है? यहाँ पर वृद्धि करने लगता है। अपनी आर्मी व्यवस्था जो है, अपनी सैनिक शक्ति जो है उसको बढ़ाने लगता है। अब यहाँ पर भारत सरकार का कान खड़ा हो जाता है कि भाई यह ऐसा क्यों कर रहा है, आगे इसकी क्या मंशा है, ये क्या करना चाहता है। जब आर्मी सिस्टम को डेवलप करने के लिए इतना ये उत्सुक है और इसकी डेवलप कर रहा है, तो फिर ये आगे क्या करना चाहता है, आगे चलकर इसकी बात ही पता चल ही जाती है। अब निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए अब क्या इनके जो हिंदू रजाकार, क्या कहते हैं, रजाकार जो थे, एक संगठन था रजाकारों का जो हिंदू जनता पर अत्याचार करते थे। और इस तरह से अत्याचार से अब देखें तो हमारी भारत सरकार क्या करती है, अब निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए, निर्दोष लोगों का मतलब कि हिंदू जनता की रक्षा के लिए भारत सरकार ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू की। सैन्य कार्रवाई क्या करती है? शुरू करती है। और उसका नाम क्या होता है? ऑपरेशन पोलो। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ऑपरेशन पोलो क्या था, यानी कि किसके तहत हैदराबाद को, यानी कि हैदराबाद को जब भारतीय संघ में विलय किया गया था तो उसका नाम क्या था, यानी कि किससे मतलब कि अभियान के तहत किया गया था, तो ऑपरेशन पोलो कह सकते हैं। या ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत के साथ यह संबंधित है, तो हैदराबाद के साथ संबंधित है। हम यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे। अब कार्रवाई कर देती है, यानी कि भारतीय सरकार यहाँ पर ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई कर देती है। नेक्स्ट है कि 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने मेजर JN चौधरी के नेतृत्व में, भारतीय सेना के मेजर कौन है, कमांडर कौन है, मेजर JN चौधरी, ये नाम बार बार आता है, के नेतृत्व में हैदराबाद में प्रवेश किया। भारतीय सेना ने मेजर JN के नेतृत्व में हैदराबाद में प्रवेश किया। और प्रवेश कब किया? 13 सितंबर 1948 को प्रवेश किया। और आगे चलकर अब निजाम ने अपनी बचाव के पक्ष में, जब यहाँ पर देखें तो भारतीय सेना जब प्रवेश करती है हैदराबाद के छावनी में कहिए या हैदराबाद की सीमा में, तो फिर अब हैदराबाद के निजाम को लग जाता है जब भारतीय सीमा यहाँ पर प्रवेश कर रही है या वह यहाँ पर आ रही है तो हम उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। तो फिर यह भागकर कहाँ जाता है? यूएनओ का सहारा लेता है। यूएनओ में यह क्या करता है? इस मुद्दे को उठाता है। तो इस पक्ष में भारत सरकार के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई कि मुझे सुरक्षित किया जाए। भारत सरकार ने हमारे विरुद्ध, यानी कि क्या कहते हैं, जंग का ऐलान कर दिया है।
इस बात को लेकर उसने यूएनओ में क्या करता है, इसकी गुहार लगाता है, सुरक्षा परिषद में यानी कि क्या करता है, इसकी गुहार लगाता है ताकि वहां से इसको हेल्प मिले। अब यहाँ पर भारत सरकार क्या हो जाती है, घबरा जाती है। एक तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूएनओ से संबंधित था जो वो आज तक निपट नहीं पाया, मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह का वहाँ का मुद्दा था और वह क्या यानी कि उसी तरह वो मतलब कि एक ठंडा पड़ गया उस मुद्दा जम्मू कश्मीर का मुद्दा। उसी तरह इनको डर लगा कि अगर ये भी मुद्दा अगर क्या यूएनओ में चला जाए तो फिर यहाँ पर वही कंडीशन ना हो जाए। अब यहाँ पर क्या करती है, तो भारत सरकार भी क्या करती है, यहाँ पर एक चाल चलती है क्या कि यूएनओ के भय से भारत सरकार ने घोषणा की कि यह एक लड़ाई की क्रिया नहीं है, यह लड़ाई होता, युद्ध होता या जंग होता तब हम कह सकते थे यूएनओ क्या करता है, यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता था। लेकिन इन लोगों ने कहा, भारत सरकार ने क्या कहा कि यह एक लड़ाई की क्रिया नहीं है, मतलब कि हम लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि केवल एक पुलिस कार्यवाही थी जिसका उद्देश्य रियासत के भीतर शांति एवं स्थिरता का स्थापित करना था। यानी कि रियासत के भीतर लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया था, गड़बड़ हो गई थी, जिसको सही करने के लिए हम लोगों ने पुलिस एक कार्रवाई किया, यानी कि पुलिस यहाँ पर क्या भेजकर यानी कि यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करते हैं, यह युद्ध नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भारत सरकार इस बात को कह के यानी कि यूएनओ में इस बात को कहकर अपने आप को क्या कर बचा लेती है। और फिर आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यानी कि भारतीय हैदराबाद की सीमा में भारतीय सेना के पहुँचने के मात्र 5 दिन के बाद यानी कि 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद के फौज के कमांडर मेजर जनरल एल एड्यूस ने भारतीय सेना के कमांडर मेजर जी.एन. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मात्र 5 दिन में उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, यानी कि हैदराबाद के जो कमांडर थे यानी कि आर्मी चीफ जिसको कहेंगे मेजर जनरल एल एड्यूस ने। और किसके सामने समर्पण कर दिया, भारतीय सेना के मेजर जी.एन. चौधरी के सामने क्या किया, उसने समर्पण कर दिया। नेक्स्ट, हैदराबाद निजाम भी समर्पण कर दिया। हैदराबाद का निजाम भी क्या बाद में इसको समर्पण कर दिया। जब समर्पण कर दिया तो उस पर प्रेशर दिया जाने लगा कि यूएनओ में या सुरक्षा परिषद में जिस चीज की तुमने गुहार लगाया था उसको वापस लो। तो फिर आगे क्या करता है, कासिम रिजवी यानी कि कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा राजाकारों का संगठन जो था, जो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, इनको भी भंग कर दिया गया, तोड़ दिया गया। उसके बाद 22 सितंबर यानी कि निजाम पर यह प्रेशर दिया जाने लगा कि अब सुरक्षा परिषद में जिस चीज की इसने गुहार लगाया था उसको वापस करें। अब निजाम क्या करता है कि 22 सितंबर 1948 को निजाम ने समुद्री तार भेजकर सुरक्षा परिषद से हैदराबाद का मामला क्या किया, उठा लिया। अब हैदराबाद का मामला उठा लेता है तो इस प्रकार हैदराबाद का विलय भारत संघ में कर लिया गया। हैदराबाद में यानी कि हैदराबाद का जो मुद्दा है यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है, यानी कि भारत में इसका विलय हो जाता है। लेकिन आगे देखें तो कुछ और भी प्रोसेस है जो 1956 तक को अगर देखें तो इस न्यूज को हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है कि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के एक संविधान में हैदराबाद को भाग ख राज्य की स्थिति प्रदान किया गया या भाग ख राज्य की दर्जा प्रदान की गई। यानी कि 3 राज्य के यहाँ पर कैटेगरी आती थी, यानी कि क, ख और ग। तो जिसमें ख यानी कि दूसरे राज्य के यहाँ पर दर्जा दिया गया है। और दूसरे राज्य के दर्जा देने के बाद निजाम जो थे वहाँ के यानी कि मीर उस्मान अली खां को राज प्रमुख बना दिया गया। शायद यही राज प्रमुख बनने के चक्कर में उसने सुरक्षा परिषद से क्या किया था, यानी कि जिस तरह का एक कंप्लेंट किया था उसको क्या किया, वापस ले लिया था। और यहाँ पर क्या किया गया, इसको राज प्रमुख बना दिया गया। कहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया, हैदराबाद रियासत का इसको राज प्रमुख बना दिया गया। लेकिन वहाँ की सारी प्रशासनिक कार्रवाई जो है या सारी शासन व्यवस्था जो है वह भारत संघ के अंडर में ही होना था। नेक्स्ट, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आप जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, के तहत राज प्रमुख जो निजाम को दिया गया था उसको क्या कर दिया गया, इस पद को समाप्त कर दिया गया तथा हैदराबाद को भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। हैदराबाद को भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। जैसे मराठी भाग मराठावाड़ा यानी कि बम्बई में, फिर कन्नड़ भाग जो है यह मैसूर में,
और तेलुगु भाग तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश में। इसको क्या कर दिया गया, 3 भाग में इसको क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। और सबका प्रशासन भारत के अंडर में यानी कि भारत शासन यानी कि भारत संघ के अधीन इसको कर दिया जाता है। और इस तरह से हैदराबाद की कहानी समाप्त होती है। इसी तरह का और भी हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप शेयर भी करिए, और हो सके तो बेल आइकन बटन भी दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।